हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम तेजस्वी श्रीवास्तव है और आज हम लोग क्लास 12th में फिजिकल एजुकेशन के थर्ड चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो है उसको करने वाले हैं। यानी कि जो पहला टॉपिक है ओबेसिटी, उसको हम अच्छी तरीके से कर चुके हैं। इसके पहले के भी जो दो चैप्टर्स हैं वो भी हम अच्छी तरीके से कर चुके हैं, तो आप उनके वीडियो जरूर देख लेना और लास्ट में जो सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उनको जरूर सॉल्व कर लेना, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको चैप्टर समझ में आया है कि नहीं। आज हम लोग अपना 3.2 यानी कि थर्ड चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है डायबिटीज, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जिस तरीके से हम अपने सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स करते आए हैं, जहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको नोट्स मिल जाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से आपको हमारे ये नोट्स मिल जाएंगे, जिसको आप नोट कर सकते हो, अपने पास सेव करके रख सकते हो एग्जाम टाइम के लिए या फिर रिवाइज करने के लिए। और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं, ताकि आप इनको एक बार अगर रीड करोगे पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, चलो डायबिटीज से स्टार्ट करते हैं। तो डायबिटीज होता क्या है, फटाफट इसको एक बार समझ लो जिनको नहीं पता, या फिर रिकॉल कर लो जिनको आता है। तो जब हमारी जो पैनक्रियाज, जो हमारा ऑर्गन होता है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने की जो उसकी इफेक्टिवनेस होती है, फिर जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है, जब वो रुक जाता है, तो उसकी वजह से हमें डायबिटीज के इश्यूज हो सकते हैं। अभी इंसुलिन होता क्या है, जो कि हमारी पैनक्रियाज जो प्रोड्यूस करती हैं। तो इंसुलिन एक तरह का हार्मोन आप बोल सकते हो, जो कि हमारे हेल्प करता है हमारे ग्लूकोज को हमारी बॉडी के अंदर या फिर सेल्स के अंदर एंटर करके एनर्जी देने के लिए। यानी कि जब हम किसी चीज को खाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में शुगर जाता है, जिससे हमारी इंसुलिन स्पाइक होनी चाहिए और हमारे जो सेल्स हैं उसके अंदर ग्लूकोज जो है वो एक एनर्जी की तरह जाना चाहिए। यानी कि आसान भाषा में, अगर हम कोई चीज खा रहे हैं, यानी कि ग्लूकोज इनटेक हमारी बॉडी का हो रहा है, क्योंकि हमें उसको एक एनर्जी की तरह यूज करना है, तो उस ग्लूकोज को सही मात्रा में हमारी सेल्स तक, हमारी मसल्स तक और हर बॉडी पार्ट में पहुंचाने के लिए जो एक पार्ट आपका हेल्प करता है, वो होता है आपका इंसुलिन, जिसको पैंक्रियाज बनाती है। लेकिन यही पैनक्रियाज जब प्रोड्यूस करना इंसुलिन को बंद कर देती है, यानी कि आपकी बॉडी में इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बन पाती है, तो यही ग्लूकोज आपके सेल तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज के इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, बॉडी डजंट प्रोड्यूस इंसुलिन। दो तरह के टाइप इसके होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 क्या है, जब आपकी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस करती ही नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा टाइप 1। और जब बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन बट कांट यूज इट इफेक्टिवली, बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस तो कर पा रही है, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रही, सही तरीके से यूज नहीं कर पा रही है, तो वो आपका टाइप 2 होता है। ठीक है, तो टाइप 1 ज्यादा डेंजरस हो गया कि भाई बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर ही नहीं रही है। टाइप 2 इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन सही तरीके से यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस जिसकी वजह से क्या हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है, एम्पुटेशन हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी आपको इससे हो सकते हैं। ठीक है, चलो, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं आपके डायबिटीज के, फटाफट देख लो। ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, जेनेटिकल यानी कि फैमिली का कुछ आपका हिस्ट्री, उसकी वजह से हो सकता है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज हो सकता है, जैसे कि जो विमेन प्रेगनेंसी में होते हैं उनको इस तरह का डायबिटीज होता है। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 की बात हमने कर ही ली है कि किस वजह से आपके हो सकते हैं। देखो यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप इसको आप आराम से रीड कर सकते हो। सिम्टम्स क्या क्या है भाई, क्या क्या आपको शो होता है। तो भूख लगेगी और प्यास बहुत ज्यादा लगने लगती है जिनको डायबिटीज होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको टॉयलेट जाने की आदत हो जाएगी या फिर फ्रीक्वेंटली आपको टॉयलेट जाना पड़ता है। फटीग, थकान हो जाती है, ब्लड विजन सही से दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है। और नमनेस, आपकी जो नमनेस का मतलब हो गया कि सुन पड़ जाते हैं आपके कुछ बॉडी के पार्ट, जनरली आपके फीट या फिर हैंड्स। ठीक है, चलो, ये हिंदी में भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको नोट कर सकते हो। प्रिवेंशन कैसे बच सकते हैं, तो भाई होल ग्रेन्स, अच्छी वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, ब्रेड अवॉइड करो, व्हाइट राइस अवॉइड करो, प्रोसेस्ड फूड्स जो हमारे पैकेट में चिप्स वगैरह आते हैं उनको अवॉइड करो, शुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इनको अवॉइड करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो। ठीक है, तो ये तो बेसिक डायबिटीज के बारे में था। मेन जो हमारा पार्ट है इस टॉपिक का, वो है आसन, कि कौन-कौन से आसन हैं जिनको करके आप अपने डायबिटीज का जो इश्यू है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारी लिस्ट दी हुई है, लेकिन यहाँ से समझने से बेटर है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने आप लोग के लिए बनाया है, जहाँ पे सारे आसन दिए हुए हैं जो भी आपके डायबिटीज को क्योर करने में मदद करते हैं। इसमें से कुछ आसन ऐसे हैं जिनको हम लोग पहले ही पुराने टॉपिक में, यानी कि जो फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, उसमें हम लोग इसको कर चुके हैं, तो आप उसको जाके जरूर देख लेना। ओबेसिटी वाला जो पार्ट था, तो कुछ आसन जो हम समझेंगे, कुछ आज समझेंगे और कुछ हमने पहले ही समझ चुके हैं, बस वो ओबेसिटी और डायबिटीज दोनों के लिए कॉमन होते हैं, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। और जिस तरीके से हमने चैप्टर टॉपिक 1 को बहुत आराम से किया था, बहुत अच्छी तरीके से समझ के किया था कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको इनको समझना है और याद करना है, उसी तरीके से हम आज के भी इन टॉपिक्स को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भुजंग आसन की। भुजंग आसन, अब देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, आपके पेपर में आता है कि भुजंग आसन होता क्या है और इसको करने का प्रोसीजर, सॉरी, इसको करने का प्रोसीजर क्या है। अब देखो, प्रोसीजर याद आपको करना नहीं है, मैंने आपको बोला है कि आप सिर्फ एक काम करो कि आप रोज आसन करना शुरू करो। और इस इमेज को ध्यान से देखो,
ये जो भी इमेजेस आपको दिख रही हैं, ये सब आपकी बुक से ली गई हैं और आप जब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो ये आपका फाइनल पोस्चर है। भुजंग आसन कंप्लीट हो गया है हर एक इमेज में, यानी कि हर जितने भी आपकी योगा की इमेजेस हैं, वो उस समय की है जब आपका आसन कंप्लीट हो चुका है या फिर आप होल्ड कर रहे हो, ठीक है? तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस पोज़ीशन में आने के लिए आपको क्या-क्या करना है और आपका इससे प्रोसीजर बन जाएगा। आपको कोई स्टेप वाइज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रीड कर लेते हैं। लाई ऑन स्टमक, अपने पेट के बल लेटो, फोरहेड ऑन फ्लोर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको इस पोज़ीशन में जाना है तो सबसे पहले आप नीचे लेटोगे, पेट के बल लेटोगे, सर आपका नीचे रहेगा। बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है ये। फीट एंड टोज़ टुगेदर, आपके हाथ और आपके पैर जो होंगे वो साथ में होंगे, ठीक है? साथ का मतलब ये नहीं कि एक-दूसरे को टच करते रहेंगे, लेकिन अपने-अपने नॉर्मल पोज़ीशन पे होंगे, जहाँ पे आप इस समय यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? दोनों साथ में। इसके बाद हैंड्स एट शोल्डर लेवल, पाल्म्स ऑन फ्लोर। हाथ जो है शोल्डर लेवल डिस्टेंस पे है और जो आपके पाम है, ठीक है? वो नीचे की तरफ है। इन्हेल, साँस अंदर लो, लिफ्ट हेड, चेस्ट, एब्डोमेन टू नेवल। अपना सर, अपना चेस्ट और अपना एब्डोमेन पार्ट को ऊपर उठाने की कोशिश करो, नेवल पार्ट तक, जो आपका नाभि होती है, वहाँ से उसको उठाने की कोशिश करो। पुल टॉर्सो बैक, आपका जो फ्रंट एरिया है उसको पीछे की तरफ खींचो, फ्लोर से उठा दो और हैंड से उसको सपोर्ट करो। तो ये आपका फाइनल पोज़ीशन हो जाएगी और इसमें आप बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हो ऊपर, अगर आप प्रोसीजर को बढ़ाना चाहो। जैसे उसमें लिखा है लाई ऑन स्टमक, फोरहेड ऑन फ्लोर, तो इसमें आप डाल सकते हो रिलैक्स योर बॉडी, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप थोड़ी बहुत इसमें डाल सकते हो। रिलैक्स योर लेग्स, कीप योर बॉडी इरेक्ट, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है, सिर्फ़ आपके प्रोसीजर जो है वो लंबे हो जाएँगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, भुजंग आसन को हम कोबरा पोज़ भी बोलते हैं, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको प्रोसीजर्स कैसे लिखने हैं, क्योंकि आसन बहुत सारे हैं, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि एक-एक के प्रोसीजर बैठ के याद करो। हाँ, आप आसन्स को करना शुरू करो। अगर आपकी बुक में 25 से 30 आसन दिए हुए हैं, तो आप अगर 15 भी करना सीख जाते हो, तो आपको बहुत आराम से एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगी, ठीक है? बेनिफिट्स क्या-क्या है? तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जो फीमेल्स के अंदर होती है, वो बेटर हो जाएगी। चेस्ट, शोल्डर, आर्म, एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ करेगा। यूरिन डिसऑर्डर्स को आपका ठीक कर सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फंक्शन को अच्छा करता है। लिवर, किडनी, पैंक्रियाज़, गॉल ब्लैडर, इन सबके फंक्शन को अच्छा करेगा और वेट लॉस में आपको हेल्प करेगा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यानी कि कब नहीं करना चाहिए, ठीक है? कब आपको ये आसन नहीं करना है, उसके बारे में कॉन्ट्राइंडिकेशन हमको बताते हैं। तो इसमें आपके देखो क्या-क्या है। सबसे पहले प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो इसको नहीं करेगा। हर्निया या बैकएक प्रॉब्लम्स है, ये सब चीज़ों के बारे में हम पहले टॉपिक में कर चुके हैं, तो आप वहाँ देख सकते हो। अल्सर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्पाइन इंजरीज़, ये सब भी, इनके बारे में भी हम पहले टॉपिक में देख चुके हैं। तो ऑलमोस्ट कॉमन ही है सबके। जैसे हमने वहाँ बात करी थी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस वहाँ भी कॉमन हो रहे थे और यहाँ भी कॉमन हो रहे हैं। बस आपको क्या ध्यान देना है कि इस आसन को करते टाइम कौन-कौन से आपके जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं या बोन्स हैं, जिन पे असर पड़ रहा है, और आपको उनको ही कॉन्ट्राइंडिकेशंस में लिख देना है कि अगर उन पर्टिकुलर पॉइंट्स में कोई दिक्कत है, तो आपको वो नहीं करना है। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन नहीं कर सकती, ठीक है? आप ये भी लिख सकते हो कि अगर किसी को स्पाइन की इंजरी है, तो वो भी ये ना करे, क्योंकि आप इसमें स्पाइन को अपनी बेंड कर रहे हो। किसी को नेक में अगर इंजरी है, तो वो भी इसको ना करे, पेन है तो ना करे। शोल्डर में किसी को पेन रहता है, तो भी वो इसको ना करे, ठीक है? तो ये आप समझ सकते हो कॉन्ट्राइंडिकेशंस किस तरीके से आप आराम से अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं शलभ आसन की, जो कि आपका लोकस्ट पोज़ कहलाता है, ठीक है? लोकस्ट एक मेरे ख्याल से कीड़े को बोलते हैं, तो उसकी तरह ये पोज़ आपका है। अब आप देख सकते हो ये आपका फाइनल आसन का पोज़ीशन है। अब क्या-क्या प्रोसीजर है? इन्हेल, लिफ्ट बोथ लेग्स विदाउट बेंडिंग नीज़, तो अपने दोनों पैरों को उठाओ, बिना नीज़ को अपने घुटने को मोड़े। चिन रेस्ट ऑन द ग्राउंड, आपकी जो चिन है, यानी कि ये जो ठुड्डी है, इसको नीचे लगा के रखना है। 2 से 5 मिनट तक होल्ड करना है, ठीक है? ये मेरे ख्याल से थोड़ा-सा ज़्यादा है, 2 टू 5 मिनट्स। ठीक है, इसको आप थोड़ा कम करके लिख सकते हो, अदरवाइज़ पेन ज़्यादा होने लगेगा, डिपेंड करेगा। मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा एडवांस फॉर्म लिख दिया, 2 से 5 मिनट बहुत ज़्यादा होता है इसको होल्ड करने के लिए, आप कम करके भी लिख सकते हो। आप ऐसा लिख सकते हो कि बच्चों को अ, 30 सेकंड से 45 सेकंड और उनसे बड़ों को 1 से 2 और फिर एडवांस में 2 से 5, आप ऐसे करके इसको लिख सकते हो, ठीक है? अवॉइड लेग स्ट्रेन, ठीक है? ऐसा नहीं, आपको इतना भी नहीं एक्सटेंड कर देना है कि आपके पैर में दर्द होने लगे या खिंचाव आ जाए। रिटर्न लेग्स टू स्टार्टिंग पोज़ीशन, वापस नीचे आना है और फिर दोबारा से इसको करना है, ठीक है? चलो, अब ये बेनिफिट क्या-क्या देता है? तो स्पाइनल प्रॉब्लम्स में बेनिफिट करेगा, बैकएक, साइटिका नर्व की भी हम बात कर चुके हैं कि क्या होती है, आप पहले टॉपिक में देख लेना। रिड्यूसेस फैट ऑन एब्डोमेन, वेस्ट, हिप्स, थाइज़, ठीक है? तो आपके फैट को कम करेगा। क्योर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है सर्वाइकल में, तो भी उसको ये ट्रीट करेगा या उसको हेल्प करेगा उसको ठीक करने में। आपकी रिस्ट, हिप, थाइज़, लेग्स, बटक्स, लोअर एब्डोमेन, डायफ्राम, जो भी चीज़ें देखो आपकी यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है, उनको स्ट्रेंथनिंग भी ये करेगा। बैक मसल अच्छा करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, शोल्डर और नेक को भी ये स्ट्रेंथ करेगा, ठीक है? तो देखो, दोनों चीज़ें यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट में जो कि आसन में यूज़ हो रहा है, वहाँ इंजरी है, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन बन जाएगा, और वो ही सारे पार्ट आपके अच्छे भी हो रहे हैं, यानी कि
आप अगर उन पार्ट्स को स्ट्रेंथ कर रहे हो या फिर उन पार्ट्स को फ्लेक्सिबल बना रहे हो या खिंचाव दे रहे हो उसमें, तो वो ताकतवर भी आपके बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम मिला के लिख सकते हैं, ठीक है? अवॉइड ड्यूरिंग हेडेक, अगर सर में दर्द है या बैक इंजरी है तो नहीं करना, ठीक है? बैक इंजरी आप समझ सकते हो। अवॉइड सफरिंग फ्रॉम हार्निया। हार्निया देखो मैं बता देता हूँ, बेसिकली आपके पेट में एक इश्यू होता है जहाँ पे एक्स्ट्रा बॉडी तो नहीं बोलेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ आपका जो मास होता है वो थोड़ा-सा एक्सटेंड हो जाता है आपकी बॉडी से, तो बहुत पेनफुल ये कंडीशन होती है, ठीक है? और ये विज़िबल होती है। आप इसके गूगल पे इमेजेस देख सकते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं गौमुख आसन की, जो कि आपका है काऊ फेस पोज़, ठीक है? कैसे करना है देखो सिंपल, ये आपका फाइनल पोज़ीशन है, आप इसको आराम से अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। सिट स्ट्रेट, लेग्स एक्सटेंडेड, अपने पैरों को फैलाना है। फोल्ड राइट लेग, प्लेस फुट बाय लेफ्ट बटक, तो अपने राइट लेग को फोल्ड करना है और लेफ्ट बटक के पास ले जाना है। लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है राइट के ऊपर से और राइट बटक पे ले जाना है, तो आपके दोनों पैर क्रॉस हो जाएँगे, ठीक है? फोल्ड लेफ्ट आर्म बिहाइंड नेक, अपने लेफ्ट आर्म को पीछे करना है गर्दन के। रीच राइट हैंड ओवर राइट शोल्डर टू मीट द लेफ्ट हैंड, और राइट को यहाँ पीछे से लेके आना है, ठीक है? रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, रिपीट विद अपोजिट लेग आर्म पोजीशन, और अपने लेग्स और आर्म की पोजीशन को अपोजिट करके इसको आपको बार-बार करते रहना है, ठीक है? फायदे देखो क्या है इसके। आपके एंकल्स को, हिप्स, थाइस, शोल्डर्स, ट्राइसेप, जितनी भी मसल्स यूज़ हो रही है उनको स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। साइटिका को क्योर कर रहा है, लंग फंक्शन को अच्छा कर रहा है और स्ट्रेस और एंग्जायटी को भी आपकी बॉडी में कम कर रहा है। शोल्डर, नी या बैक पेन है तो आपको इसको नहीं करना है, प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको इसको नहीं करना है। तो प्रेगनेंसी देखो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया, ये तो आप ऑलमोस्ट सब में ही लिख सकते हो, ठीक है? फिर देखो सुप्त वज्रासन, रिक्लाइंड थंडरबोल्ट पोज़, पहले इसकी इमेज देख लो। देखो आप ये देख सकते हो। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पोज़ीशन में जाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले ये ऐसे पैर फ़ोल्ड करके सीधे बैठी होगी, है ना? इस तरीके से बैठी होगी और फिर इसके बाद हाथ की पोज़ीशन का यूज़ करते-करते धीरे-धीरे आपकी बॉडी पीछे गई है। तो आप इसको आराम से अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। सिट कंफर्टेबली इन वज्रासन, प्लेस हैंड्स फ्लोर बाय बटक्स, फिंगर पॉइंटिंग फॉरवर्ड, स्लोली बेंड बैक, रेस्टिंग फोरआर्म्स एंड एल्बोज ऑन फ्लोर। तो अपने धीरे-धीरे हाथ को पीछे रखते-रखते हल्का-हल्का पीछे चलते चले जाओ। स्लोली लोअर हेड टू ग्राउंड, फिर धीरे से अपने सर को ग्राउंड से टच कराने की कोशिश करो। मूविंग बैक ऑफ बॉडी टू द लेफ्ट, अपनी बॉडी को हल्का सा पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करो। कीप लोअर लेग्स कनेक्टेड टू ग्राउंड, अपने पैरों को ग्राउंड से कनेक्ट रखो। सेपरेट नीज इफ नीडेड, अगर आपको जरूरत पड़े तो अपनी नीज को हल्का-हल्का दूर कर सकते हो अगर जरूरत पड़ रही है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं है बॉडी में तो अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग मसल्स, बहुत ज्यादा भी ओवर स्ट्रेन नहीं कर देना। अगर नहीं जा पा रही है बॉडी तो पीछे मत जाओ, कोई बात नहीं, धीरे-धीरे करो। क्लोज आइज, अपनी आंखों को बंद करो, रिलैक्स करो, डीपली एंड स्लोली ब्रीथ करो। रिवर्स मूवमेंट, धीरे-धीरे इसको वापस करना शुरू करो। शिफ्ट वेट टू लेफ्ट आर्म एल्बो, स्लोली रिटर्न टू लेफ्ट, यानी कि धीरे से अपने एल्बो में ताकत देना शुरू करो और वापस कंडीशन में आओ। डू नॉट स्ट्रेंथन लेग फर्स्ट, अपने पैरों को पहले सीधा मत करो, इससे आपकी जो जॉइंट होते हैं नीज में वो डिसलोकेट हो सकते हैं। तो पहले आप ऊपर आओ, उसके बाद धीरे से उठो, ठीक है? रिपीट 3 टू 5 टाइम्स, इंक्रीजिंग टू 8 टू 10 टाइम्स, ठीक है? तो मेरे ख्याल से प्रोसीजर आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आप इतने छोटे नहीं हो कि आप लोग बैठ के रटो, आराम से आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो। तो आपके स्पाइन नर्व्स को ट्रीट करेगी, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ठीक करेगा, एड्रेनल ग्लैंड को रेगुलेट करेगा और अच्छी तरीके से आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा वो। मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बेहतर करेगा, एग्रेशन को कंट्रोल करेगा, माइंड को रिलैक्स करेगा। हार्ट इश्यू अगर किसी को है तो इसको आपको नहीं करना है, ठीक है? अब बात करते हैं मुंडकासन की, जो कि फ्रॉग पोज होता है, तो आप देख सकते हो। देखो ये जो सेकेंडरी नेम्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको कोई भी एक नाम दे देगा यहाँ पे और फिर पूछ लेगा कि इनका सेकेंडरी नेम क्या है, ठीक है? या फिर फ्रॉग पोज लिख के आ जाएगा और आपको 4 आसन के नाम दे देगा और पूछेगा कि बताओ इसमें से किसको हम ये बोलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले वज्रासन में बैठना है, अपनी फिस्ट को, मुट्ठी को ऐसे क्लोज कर लेना है। व्हाइल ब्रीथिंग प्रेस थंब इनसाइड फिस्ट, अपने जो आपका अंगूठा है उसको फिस्ट के अंदर बंद कर लेना है। एक्सेल एंड बेंड फॉरवर्ड, प्रेसिंग नेवल विद बोथ फिस्ट, ठीक है? तो अपने सांस बाहर छोड़नी है और आगे की तरफ बेंड करना है और अपनी दोनों फिस्ट को अपनी नाभि के पास रख के बॉडी को मोड़ लेना है, ठीक है? होल्ड ब्रेथ व्हाइल बेंट, लुक स्ट्रेट, अपनी सांस को रोको और सामने की तरफ देखो। होल्ड फॉर सम टाइम, इनहेल, रिटर्न टू वज्रासन, तो थोड़ी देर तक होल्ड करो, फिर सांस अंदर खींचो और वापस नॉर्मल पोजीशन में आके बैठ जाओ, ठीक है? वज्रासन क्या होगा कि आपके पैर ऐसे फोल्ड हैं और आप ऐसे सीधे बैठे हो, जो हमने पुरानी इमेज में भी देखा था, ठीक है? और 3 से 4 बार आपको इसको ये करना है। तो अगर मेरे ख्याल से आप इसको रोज प्रैक्टिस करने लगोगे तो देखो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। इंसुलिन प्रोडक्शन को अच्छा करेगा, डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि हम डायबिटीज के सारे टॉपिक्स देख रहे हैं। स्टमक प्रॉब्लम को क्योर करेगा, कार्डियोवास्कुलर डिसीज को अच्छा करेगा, अगर आपको है तो बेहतर बनाएगा, यानी कि इसको सही करने में हेल्प करेगा। थाई और लेग की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा करेगा, फैट कम करेगा, डाइजेशन अच्छा करेगा, एंकल, नी और बैक पेन को से आपको राहत पहुंचाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना है क्योंकि देखो उनको पेट दबाना है, तो आप नहीं करोगे इसको। अवॉइड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ अल्सर, अल्सर यानी कि अगर आपके पेट में किसी तरह का पेन है या फिर जो गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं अगर वो है तो आपको ये नहीं करना है। फिर है योग मुद्रासन, ठीक है? फिर देखो सिट इन पद्मासन, पद्मासन पोजिशन में बैठ जाना है जहाँ पे आपके पैर क्रॉस होंगे, ठीक है? इनहेल डीपली, सांस अंदर खींचनी है।
एक्सेल, स्ट्रेच राइट आर्म बैक अराउंड राइट हिप। अपने राइट आर्म को आपको बैक पीछे की तरफ लेके जाना है अपने राइट हिप के, ठीक है, यानी कि हाथों को पीछे कर लेना है। ग्रास्प लेफ्ट बिग टो टू राइट हैंड। अच्छा, थोड़ा सा देखो टफ है, कुछ नहीं है। आपको जब आपने पैर अपने पलथी मार के आप बैठे हो तो आपका जो राइट लेग है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और आपको इस हाथ को पीछे ले जाके अपने राइट टो के, पैर के राइट टो को टच करना है, यानी कि पकड़ना है। इनहेल डीपली इन एक्सेल, ठीक है, बहुत जोर से अंदर सांस लो और बाहर छोड़ो। बेंड ट्रंक फॉरवर्ड अंटिल फोरहेड रेस्ट ऑन द फ्लोर। तो इतना पकड़ने के बाद अपने सर को नीचे लगाने की कोशिश करो। काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये, एडवांस्ड हो गया ये, ठीक है, लेकिन आप इसको अगर ट्राई करोगे तो आप इसको कर सकते हो। बेनिफिट्स देख लो क्या क्या है भाई। पोस्टीरियर ट्रंक को, नेक मसल्स को स्ट्रेच करता है, ठीक है। मसल टोन को बेहतर बनाएगा। बेनिफिशियल फॉर वाइसरा ड्यू टू डीप इंट्रा एब्डोमिनल कंप्रेशन। तो आपको जो वाइसरा पार्ट है उसको भी बेहतर बनाएगा, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एब्डोमेन पार्ट को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर रहे हो। लेटरल स्ट्रेच स्टिमुलेट्स वाइटल कॉलॉन एरियाज। जो आपके जो कॉलॉन एरियाज होते हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरियाज जो हैं, इनको भी स्ट्रेच करके बेहतर बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। अवॉइड इफ यू हैव नेक, शोल्डर, हिप, नी, पेल्विक, गटर, एंकल इंजरीज। अवॉइड इफ यू हैव बैक इश्यूज। अगर ये, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा एडवांस है, तो अगर आपको किसी भी, और बहुत ज्यादा बॉडी पार्ट जिसमें देखो यूज हो रहे हैं, आपके यहाँ हिप से लेके आपके नीज लेके आपके लेग, आपके हैंड्स, आपका शोल्डर, आपकी कंप्लीट बॉडी ही यहाँ पे पूरी आपकी यूज हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपको किसी भी तरह की इंजरी है तो फिर आप इसको ना करो, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाते हैं कपालभाति पे। ये आपने बहुत देखा होगा कपालभाति कैसे होता है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है? सिट इन मेडिटेटिव पोस्चर। आप ऐसे मेडिटेशन वाले पोस्चर में बैठ जाओ, आंखें आपकी बंद है, बॉडी आपकी रिलैक्स है। अंदर इनहेल करो, ठीक है, और अपने एब्डोमेन को एक्सपैंड करो, पेट को बाहर निकालो। एक्सेल विद फुल फोर्सफुल एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन। तेजी से सांस को बाहर छोड़ो। यूज बेलोस टाइप ब्रीथिंग। परफॉर्म 30 टू 40 स्ट्रोक्स पर राउंड, स्टार्ट विद 10। तो आपको कम से कम 10 से स्टार्ट करना है, ऐसे 10 बार करना है और फिर इसको 30 से 40 तक लेके जाना है। आफ्टर प्रैक्टिस डीप एक्सेल एंड रिलैक्स, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप बहुत तेजी से एक्सेल आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। फिर क्या क्या करेगा? प्योरीफाइज फ्रंटल एयर साइनसेस, स्टिमुलेट्स ब्रेन। तो आपका जो साइनस पार्ट होता है ब्रेन में, उसको ये स्टिमुलेट करता है, बेहतर बनाएगा, ठीक है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज करेगा, लंग कैपेसिटी आपकी बढ़ाएगा और कोल्ड ट्रीट को ट्रीट करने से के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस कब आपको ये नहीं करना है? रिदमिकली आपको उसको नहीं करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बार-बार कंटिन्यूअस उसको करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आपको थोड़ा-सा बीच में रेस्ट भी लेना है। एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन, यानी कि आपको जो एक्सहेल आप जब कर रहे हो तो वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, जल्दी से होना चाहिए, और इनहेलेशन आप धीरे-धीरे करोगे, आराम से सांस लोगे, ठीक है। डू नॉट स्ट्रेन फेशियल मसल्स। आपकी जो फेशियल मसल्स है इन पे स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपके चेहरे पे दर्द हो रहा है किसी वजह से, तो आप इसको करना रोक दो। अफोर्ड इफ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज या गैस्ट्रिक अल्सर की इश्यू है, तो फिर आपको ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके डायबिटीज के थे सारे, और जो ऊपर रह गए हैं कुछ, वो आपके टॉपिक 1 में थे। तो अगर आपने टॉपिक 1 पढ़ लिया होगा तो आप आराम से रिलेट कर सकते हो कि इनके तो कॉमन हो गए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपके कॉमन है आप उनको याद कर लो, ताकि अगर आपसे बोला जाए कि किसी भी एक आसन के बारे में लिखो, तो आप उन्हीं एक सॉरी, तो आप उनमें से किसी एक के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। चलो फटाफट कुछ सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। 2 क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। व्हिच योगा पोज हेल्प्स इंक्रीज इंसुलिन व्हिच इज गुड फॉर डायबिटीज। तो कौन सा आपका पोज है जो कि आपको हेल्प करता है इंसुलिन को बेहतर बनाने के लिए? इन चारों में से हमने एक अभी पढ़ा भी है, तो आपको याद होगा। और यू शुड अवॉइड डूइंग सुप्ता वज्रासन इफ यू हैव अ सीरियस बैक इंजरी। ठीक है, अगर आपको सीरियस बैक इंजरी है तो क्या आपको सुप्ता वज्रासन करना है? तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। अगर हमने सुप्ता वज्रासन यहाँ पे पढ़ा है, आई थिंक हमने देखा है, ये देखो। अगर आपको बैक इंजरी है तो क्या आपको ये करना चाहिए? अब आप खुद इस इमेज को देखो, क्या आपको लगता है कि इस इमेज के बाद आपको करना चाहिए? वैसे हमने यहाँ पे पढ़ा नहीं है, बट इमेज आपको ये शो करती है कि काइंड ऑफ अगर आपको बैक में इंजरी है तो फिर आपको ये नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यू शुड अवॉइड डूइंग, हाँ, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आप देख सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे बैक का बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको ये यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं, बैक इंजरी। अगर आपको बैक इंजरी है, तो भी आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये इतना आप इमेज से देख के समझ जाओगे कि किस तरीके से हमें ये करना है, ठीक है। चलो, तो आज के लेसन में इतना ही है। अगले चैप्टर के साथ जल्दी हम मिलेंगे। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है या कोई फीडबैक है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।